मोर्चा के जमाने से आता रहा हूँ। पार्टी ने इस बार हमें जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में खासकर वैली की दी। मैं पिछले 15 दिनों से वैली में हूँ और कल मैं डोडा के इलाके में कैंपेन के लिए सुबह ही निकलूंगा। जम्मू का दौरा है, फिर इसके बाद मैं कश्मीर वैली में मेरा कार्यक्रम है। मैं इलेक्शन तक उधर ही रहने वाला हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है। इस चुनाव में जो हमारे मुखालिफ लोग हैं वो डेवलपमेंट शब्द से डी शब्द से भाग जाते हैं। खासकर जो गुपकार गैंग है, जो गुमराह गैंग भी है, खुद भी गुमराह है, लोगों को भी गुमराह करता है। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत में वो कितने इकट्ठे हो जाए। हमारी एक बढ़ती हुई ताकत है और अगर हम जहां भी मजबूत होते हैं हमारे खिलाफ, नॉर्थ में उसको महागठबंधन कहते हैं, यानी बीजेपी वर्सेस ऑल। उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल है। कांग्रेस का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जहां भी चुनाव हो रहे हैं, जैसे हैदराबाद के अंदर हम करीब 1200 गुना ज्यादा बढ़े हैं। हमारे मकसद है इस चुनाव का कि जो पंचायती राज सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम है, वो पूरी तरह लागू हो। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है और हम इसमें कह रहे हैं डी फॉर डेवलपमेंट, डी फॉर डायनेस्टी फ्री जम्मू कश्मीर और सी फॉर करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर। हम इस पर फोकस्ड हैं। लेकिन गुपकार गैंग के लोग और अन्य लोग इस चुनाव को इधर उधर की बात में उलझाना चाहते हैं। हम इस चुनाव में डेवलपमेंट के मुद्दे पर जा रहे हैं, हम डायनेस्टी फ्री के मुद्दे पर जा रहे हैं, हम करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाना चाह रहे हैं। और जो नई परिस्थिति का निर्माण हुआ है, जम्मू में बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ हैं। जो भी हमारी सभाएं हो रही हैं उसमें अपार भीड़ आ रही है और ये सही है कि जम्मू के दिल में भारतीय जनता पार्टी बसती है। और कश्मीर वैली के अंदर भी जिस तरह का रिस्पांस आया है, कल वेलहम इलाके में जब मैं कैंपेन में गया, वो इलाका जो हिजबुल का नंबर 2 कमांडर है उसका इलाका माना जाता है, उसमें भी हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा कल लहराया है। और जिस तरह वहाँ रिस्पांस आया वो भी एक अपने आप में बड़ी बात। मैं इस पूरे चुनाव में हमारे विरोधियों को चुनौती देता हूं कि जो भी बात करनी है डेवलपमेंट पे करें। लेकिन यहां पर राजतंत्र के बाद लोकतंत्र लाने में कोई जो कोशिश हुई थी वो नहीं हुई। एक नेहरू गांधी परिवार के लोग, उसकी डायनेस्टी है, कांग्रेस हुकूमत करती रही। दूसरा अब्दुल्ला फैमिली, जिसके 4 लोग रहे, जीएम शाह जी को जोड़ लें तो 4 चीफ मिनिस्टर रहे। अब तीसरी डायनेस्टी है मुफ्ती सईद साहब की, जिनमें महबूबा जी और मुफ्ती साहब। इन लोगों ने हुकूमत करके आज भी कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है वो हमने किया। आज कोरोना काल में मैं कई इलाके में गया हूँ, लोगों ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी ना होते तो हमारा क्या होता। गरीबों को अनाज पहुंचाना, उनकी चिंता करना। यहाँ जम्मू में भी, कश्मीर में भी जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों की उम्मीद पर खड़े उतर कर काम किया है, इसकी मिसाल पूरे देश में दी जा रही है। यहाँ के लोगों को, हमारा मकसद है जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म का हब बनाना। आज भी जितने टूरिस्ट माता वैष्णो देवी में आते हैं उतनी बहुत सी जगह नहीं जाते हैं, क्योंकि जम्मू में एक जम्मू के लोगों के लिए माता वैष्णो देवी का यहाँ पर मंदिर होना और उससे भी बड़ी बड़ी तादाद में टूरिस्ट का आना। उसी तरह जम्मू और कश्मीर के अंदर टूरिज्म के जरिए इसको और आगे बढ़ाना, यहाँ के नौजवानों को रोजगार से जोड़ना, और ये मकसद पूरा हो सकता है। लेकिन इस चुनाव को जहाँ अन्य दल ये समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह लड़ेगी,
तो भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ा है। और इस चुनाव के अंदर हम सब कार्यकर्ता है, चाहे पार्टी में पद कितना भी बड़ा हो जाए, कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो जाए, कोई पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी हो जाए, लेकिन वो कार्यकर्ता ही रहते हैं। हमारे विरोधियों को बहुत एतराज है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता क्यों आ रहे हैं। अरे हम कार्यकर्ता हैं, हम अपनी पार्टी का कमल के फूल का प्रचार करने, कमल के फूल के झंडे को लहराने के लिए अगर जम्मू कश्मीर आ रहे हैं तो उनके नेताओं को भी घूमना चाहिए। वो घूमते नहीं है, वो सिर्फ इल्जाम लगाते। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या गुपकार गैंग के जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करना बंद करें। पहले भी 70 साल तक इन लोगों ने गुमराह किया है, अब कोई गुमराह होने वाला नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, एक बात भी छिपती नहीं है, सब बात सामने आती है और सब जानते हैं कि ये राजतंत्र के लोग हैं। इनके परिवार के कभी किसी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और ये खुद लोग यहाँ के बच्चों के को हथियार थमाते। हमने पहले भी कहा, घाटी में भी कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी आपको कलम थमाना चाहते हैं, हथियार छोड़िए, कलम उठाइए और जो आतंकवाद करेगा वो ऑल आउट कर दिया जाए। हमारे पास जिस दिन इंफॉर्मेशन आती है कि अभी बड़ी इंफॉर्मेशन मिली, जो बड़ी घटना को हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने अगर उसको पकड़ा ना होता, उनका खात्मा नहीं किया होता, तो बहुत बड़ी साजिश है जो 26/11 पे होनी थी उसको नाकाम किया। हम लोग यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जितना भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हिस्टोरिक ओकेजन है कि इस चुनाव में पहले भी आपको याद होगा कि जब गडकरी साहब अध्यक्ष थे तो राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी कश्मीर कमेटी, और उसमें मुझे सौभाग्य था कि मैं भी उसमें मेंबर था, जिसमें राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, अपने रविशंकर प्रसाद जी, माया सिंह जी और मैं उस डेलीगेशन में यहाँ आए थे। और हमने जाकर उन लोगों का दर्द देखा था जिनको वोटिंग राइट नहीं था, जिनको वाल्मीकि समाज के लोगों का से हम मिले थे, पाकिस्तानी रिफ्यूजीज से मिले थे, वो जो वहाँ गोरखास थे उसको भी वोट कास्ट करने का जो अधिकार नहीं था, सबसे मिले थे। और मैं मानता हूँ कि इस चुनाव में पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा है कि अपने ही मुल्क में वोट डालने का उनको एक अधिकार मिला, जो लोकल बॉडीज में नहीं डाल पाते थे उनको अधिकार मिला और जश्न के साथ उन्होंने वोट डाला। मैं मानता हूँ कि ये जो गुपकार गैंग के लोग हैं ये गैंग अप क्यों हुए, इनको बड़ा एतराज होता है कि हम उनको गैंग क्यों कह रहे। अरे भाई, आप गैंग अप हुए हैं तो गैंग नहीं कहा, हमने आपको गैंग ऑफ वासेपुर तो नहीं कहा, लेकिन आपने गैंग ऑफ वासेपुर से भी ज्यादा काम किया है ना। आपने जम्मू कश्मीर के में लूट की छूट दी अपनी हुकूमत में, आपने जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया। जम्मू कश्मीर की आवाम इंसाफ चाहती है और नरेंद्र मोदी जी वो इंसाफ देकर रहेंगे। हमने कहा न खाएंगे और न खाने देंगे। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, जिन्होंने रोशनी स्कीम बनाकर सारी रोशनी अपने घर में पहुंचा ली है, आम लोगों को वो रोशनी नहीं पहुंची, वो रोशनी आम आदमी तक हम पहुंचाएंगे। हमारे लिए गुपकार गैंग के लोग जो हैं उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर आजकल बदली जबान क्यों है। फारूक अब्दुल्ला साहब कभी पार्लियामेंट में जाते हैं तो जोर से भारत माता की जय कर देते हैं, कहीं राम धुन भी गा देते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं हम चाइना को बोलेंगे। कभी महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि पड़ोस वाले से बात करो। अरे ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है, डेवलपमेंट पे क्यों नहीं बात करते। मैंने आम आवाम से मिलकर बात की है। मैं बहुत सारे कश्मीर के तो हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, जम्मू में आज से मेरा दौरा शुरू है। मैंने लोगों का नफ्स जाकर देखा है, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं और ये कोई और नहीं दे सकता, ये बीजेपी दे सकती है। बीजेपी मिलिटेंसी के खिलाफ, सेपरेटिज्म के खिलाफ और जो यहाँ फोर्स है बांटने वाली फोर्स, उसके खिलाफ पूरी तरह इकट्ठे होकर लड़ने का काम कर रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह ईमानदारी से सरकार चलाने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए आपने देखा कि मेरे ही स्टेट में, बिहार में, जब पहले फेज में पहला फेज हम लोग बहुत अच्छा नहीं जीते। अगर फर्स्ट फेज को देख लेंगे तो हम सरकार में नहीं आते। लेकिन जैसे ही
नरेंद्र मोदी जी के मुबारक कदम बिहार की सरजमी पे पड़े। पहली सभा उन्होंने गया में और भागलपुर में की और उसके बाद से उन्होंने 12 सभा की। आपको मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी की आमद से लोगों ने इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और बीजेपी की जो इमेज है उस पर वोट देते हुए हमें सेकेंड और थर्ड फेज में क्लीन स्वीप दे दिया। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ऐसी है, उसका नाम लेना भी लगता है, जैसे कोई आदमी गुजर जाए तो नाम नहीं लेते, ज़्यादा उसका दुख भी नहीं होता है। उनके बारे में बोलते हुए वो इस लायक भी नहीं रहे कि उनके बारे में चर्चा हो। वहाँ पर आज कांग्रेस की हालत ये है कि कांग्रेस पार्टी को नहीं पता, उनके नेता 2 दिन प्रचार करते हैं, 2 दिन जाकर मसाज कराते हैं, आराम करते हैं, पैर में दर्द हो जाता है, बदन दुखने लगता है और उसके बाद उन्हीं के नेता उनको चिट्ठी लिखती है। और ऐसी पार्टी जहां जिस पर कांग्रेस का पंजा लगता है, देश पर लगा तो देश की हालत खराब हो गई, जम्मू कश्मीर पर लगा तो जम्मू कश्मीर की हालत खराब हो गई। तेजस्वी यादव के लालटेन पर उन्होंने पंजा लगाया तो नीचे से तेल निकल गया और लालटेन बुझ गई। तो आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस जिस डाल पर बैठती है वो डाल सूख जाता है। आज कांग्रेस के 23 नेता ने लिख कर दिया, आज वो अपनी पार्टी में ही अपने ही घर में कुछ कांग्रेस के नेता बेगाने से नजर आते। और मैं मानता हूं कि इसमें कांग्रेस, एक हमारे गृह मंत्री जी के ट्वीट के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आती है। गुपकार गैंग जो बनाया उसने, प्लानिंग उसने की, उसी के मोहरे थे ये। उन सब ने कहा कि अब गुपकार गैंग में कांग्रेस नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे सारा खेल वही करती है। उनके नेता जो बयान यहां देते हैं वो बयान कहीं दिल्ली में अलग देते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो इस चुनाव में भी आप जान रहे हैं कि एसटी के लिए रिजर्वेशन फर्स्ट टाइम हुआ है। जो सेंट्रल स्कीम है वो पूरी तरह उस पर खासकर महिलाओं के लिए वो बेनिफिट्स की पूरी तरह उसको जो स्कीम है उसका फायदा अब सीधा हो रहा है। जो फायदा भारत के संविधान में शाहनवाज हुसैन को है वही फायदा आपको भी जम्मू कश्मीर में मिला है। यानी पूरा देश एक है। आज बाबा साहब को हमने श्रद्धांजलि दी है, जो उन्होंने संविधान दिया। जो वो चाहते थे, एक त्रुटि जो रह गई थी वो नरेंद्र मोदी जी ने उसको ठीक किया। उसके बाद हम लोग उस माहौल को देख रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि वो कांग्रेस में 2 तरह के नेता, खासकर यहाँ तो जो भी बयान देता है उसको किनारे कर दिया जाता है। जो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करता है उसकी जबान बंद कर दी जाती है। जो जबान कांग्रेस में एक आदत हो गई है कि अगर कांग्रेस का नेता कलम उठाकर कुछ लिख दे, राहुल जी सोनिया जी को चिट्ठी, तो उसके हाथ कलम कर दिए जाते हैं। अगर वो जबान थोड़ा सा खोले तो जबान काट ली जाती है। ये कांग्रेस की आदत बन गई अपने लोगों के लिए। तो आप जानते हैं कि जम्मू के जो नेता थे गुलाम नबी साहब, आजकल वो भी अपनी पार्टी में उनको बेगाने जैसा व्यवहार हुआ है। क्योंकि कांग्रेस में वो तो नबी के गुलाम थे, वही गुलाम नबी, नबी का गुलाम। बाकी कांग्रेस में जो नेता हैं वो ज्यादातर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के गुलाम हैं। तो गुलामी में एक से एक बयान आते होंगे, उनका काम ही बयानबाजी करना। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में, हम जम्मू रीजन में भी और वैली में कश्मीर में भी बीजेपी का परचम लहरा कर दिखाएंगे। जिस तरह का सपोर्ट जनता का है, जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरेंगे। और हमारी पार्टी की जिद है कि जम्मू कश्मीर को, जिस तरह भारत का ताज है जम्मू कश्मीर, उसी तरह विकास में भी जम्मू कश्मीर सबसे ऊंचा रहेगा। इसके लिए काम करेंगे। यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क किसी अन्य राज्य की तुलना में कहीं कोई दिक्कत न हो, लोड शेडिंग न हो, हर घर तक बिजली पहुंचे। अगर नॉर्थ ईस्ट और बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य में हर घर तक बिजली पहुंची है और बिजली पर्याप्त है, तो जम्मू कश्मीर में भी कोई अंधेरा रहने वाला नहीं है। अंधेरा रखना काम है गुपकार गैंग और कांग्रेस के लोगों का। उजाले का दूसरा नाम ही नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मैंने घाटी में जाकर, कल जो मैंने सभा की थी जिस इलाके में, उस इलाके के अंदर इतनी बड़ी सभा कहीं नहीं हुई। और मैं श्रीनगर से जब अनंतनाग के इधर गया
तो उस पूरे इलाके में हर चौक चौराहे पर बीजेपी का झंडा लहरा रहा था। जो लोग ये कहते थे कि भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, उनको जानना चाहिए कि बीजेपी का झंडा वहां लहराया है। कई मीडिया चैनल के महत्वपूर्ण रिपोर्टर वहां पर थे, उन्होंने उसको रिपोर्ट भी किया है और हजारों की तादाद में लोग वहां पे आए। तो जम्मू कश्मीर में हम बिना भेदभाव के काम करने वाले लोग, हम इसको करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीद पर 100% खड़े उतरेंगे। ये मैंने ओपनिंग रिमार्क अपनी तरफ से कह दिया है। अगर आपको लगता है कोई छूट गया है, कोई प्रश्न? शाहनवाज जी, मेरा एक सवाल है। आप बिहार से एक एक करके पूछिए और एक बंदा एक ही क्वेश्चन। आई विल आस्क ओनली वन क्वेश्चन। ओके, मेरा एक सवाल है। आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं और जिस तरह से भी पूरे देश में किसान और सरकार के बीच में गतिरोध चल रहा है, तो कांग्रेस ने तंज कसा और कांग्रेस पर आप कटाक्ष समय समय पर भी करते हैं। हमने बहुत सी डिबेट्स आपकी देखी हैं। कांग्रेस कह रही है कि बिहार की जनता एपीएमसी और साथ ही एमएसपी के बिना बहुत मुसीबत में और पूरे देश को प्रधानमंत्री उसी कुएं में धकेल रहे हैं। आपका क्या इस पर पक्ष है? देखिए, कांग्रेस खुद मुसीबत में है। जो खुद मुसीबत में है, पहले अपना घर संभालिए। देश की जनता ने बिहार में 70 में 19 सीटें दी हैं, तो कांग्रेस मुसीबत में है या किसान मुसीबत में? मुसीबत में तो पार्टी है। अगर बिहार के लोग कांग्रेस को रिजेक्ट कर चुके हैं, हम तो 53 से 74 पहुंच गए, तो हम जो कहेंगे वो माना जाएगा लोकतंत्र में या कांग्रेस के लिए? कांग्रेस पार्टी का काम है हर विषय पर सवाल खड़ा करना। नोटबंदी पर सवाल की उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव में जवाब दे दिया। उन्होंने हर विषय पर सवाल, यहाँ आके कुछ और बोलते हैं, वहाँ कुछ और बोलते हैं। उनकी बात को गंभीरता से मैं नहीं लेता, आप भी मत लीजिए, क्योंकि देश की जनता भी गंभीरता से नहीं लेती। मैं हैदराबाद का रिजल्ट देख रहा था, दे रहे थे कि बीजेपी इतनी, एमआईएम इतना, केसीआर की पार्टी इतनी, अदर्स। तो मैंने समझा कांग्रेस भंग हो गई क्या? तो देखा कि बाद में 0 आ रहा था अदर्स में, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो एक आध लोग कई जीते होंगे। तो 2 सीट जो यानी परसेंटेज आप ले लें, तो उसको इतना गंभीरता से मैं भी उन पर समय नहीं देता, क्योंकि जो लोग, मान लीजिए जो रोग लग गया है कांग्रेस को, जो बीमार हो गई है कांग्रेस, तो ऐसे भी बीमार लोगों पर ज्यादा प्रतिक्रिया पार्टी पर नहीं देनी चाहिए। हमारा संस्कार इसको अलाउ नहीं करता है। कोई और पूछना चाहता है? शाहनवाज जी, किसानों के मुद्दे की बात की है, क्या लगता है जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है, क्या इसका हल हो सकता है और ऐसे गतिरोध फ्यूचर में कभी ना हो? क्योंकि सरकार बात तो करती है किसानों की, मगर किसानों के मुद्दे समय समय पर सही तरीके से एड्रेस होते रहे और उनकी परेशानियां ना हो, उसके लिए सरकार आने वाले समय में क्या प्लानिंग करेगी और अभी की क्या स्थिति? देखिए, किसान हमारे हैं और हम उनके। हमने जो चिंता जितनी किसानों की है, उतनी आज तक किसी ने नहीं की। हमने उनकी आय दुगुनी हो इस पर काम शुरू किया। हमने उनके यहाँ यूरिया नीम कोटेड हो, हमने शुरू किया। पहले यूरिया के लिए लाठी चार्ज होता था। हमने किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई है, उनके खाते में पैसे डालने का भी काम हमने किया है। पहले कभी किसी ने नहीं किया, जो छोटे किसान। इस मुद्दे पर भी हम किसानों से हमदर्दी रखते हैं, अपने लोग हैं। जिस तरह घर में जो लोग होते हैं, उनको अपने घर के बड़ों से नाराज होने का, कहने का हक होता है। डेमोक्रेसी में उनका धरना देना या प्रदर्शन करना वो हक है, उस हक को हमने नहीं छीना। लेकिन अपनी बात को भी हम बता रहे हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम वार्ता नहीं कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि जो लोग उनको गुमराह कर रहे हैं, जो उनको गलत समझा रहे हैं, उनको हम सही बातें कहने में कामयाब होंगे। कई दौर की बातचीत हो गई है, मुझे उम्मीद है कि जल्द इसका हल हो जाए। लेकिन सर, जब कनाडा जैसी कंट्रीज जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जब सपोर्ट करते हैं किसानों को, उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं? कनाडा से जो सपोर्ट मैं तो नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, ये इंटरनेशनल सवाल पूछ रहा। तो कनाडा में क्या क्या होता है वो हम अगर उस पर चर्चा भी करना नहीं चाहते। कनाडा को अपना ध्यान रखना चाहिए कि
दूसरे देश के इंटरनल मामले में ऐसी दखल अंदाजी सही नहीं। चुनाव जी, मेरा एक सवाल है। डीडीसी इलेक्शन की बात की जा रही है जम्मू कश्मीर में। जो लोग हैं गांव में, वो कह रहे हैं हमें एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो हमारी प्रॉब्लम सरकार तक पहुंचा सके, चाहे वो मोदी सरकार से हो या कोई भी सरकार से। हमें किसी अनपढ़ को वोट नहीं देना है। अच्छी बात है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में वोट देने का और जो कानून बना हुआ है, जो नहीं पढ़ पाया है सरकार की गलत नीतियों के तहत, उसको हमने जब तक सरकार ने 100% शिक्षित नहीं कर देना है, जब तक उसको चुनाव लड़ने का अधिकार कौन छीन सकता है। तेजस्वी यादव जो है 9वीं फेल है, लेकिन विपक्ष के नेता डिप्टी सीएम हो गए। तो गांव का अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ पाया, मान लीजिए पैमाना क्या होगा, 10th होगा, 12th होगा, ग्रेजुएशन होगा, तो डेमोक्रेसी में वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार वो सब वो है। बाकी जनता पर है, वो सादे पढ़े लिखे को मौका दें तो और अच्छा है। राबड़ी देवी का आपको मालूम है कि वो तो रा ब री लिखने में भी टाइम लगता था, क्योंकि अंगूठा तो हर फाइल पे नहीं लग सकता था। इस देश को ऐसा भी चीफ मिनिस्टर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।